जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हम शुरू करते हैं सीए करना। F5 लेक्चर नंबर 38। जी अब्दुल्ला, कैसे आना हुआ है आपका? मार्कर ये एक मार्कर काफ़ी है पूरी क्लास के लिए, रहने दो। अच्छा जी, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, वादा वफा करने का वक़्त करीब आ गया है और हम शुरू करने लगे हैं IFRS 16 के पैराज। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार करके आए हैं घर से, हाईलाइट भी करके आए हैं। आप भी हाईलाइटर लेके आए होंगे। तकरीबन रात को 12 बजे हमें याद आया कि हमने ये करना था आपके लिए, तो हमने 12 बजे करना शुरू कर दिया। होमवर्क के अंदर हमने लिख दिया था, जो नोट्स अपलोड किए थे, कि होमवर्क के अंदर ये स्टैंडर्ड आपने लेके आने हैं। तो ये जो पहुंची हुई सरकारें हैं ये स्टैंडर्ड नहीं लेके आए, और ना पहुंची हुई सरकारें स्टैंडर्ड लेके, सॉरी। अच्छा अब अच्छा जी, आप IFRS 16 निकालेंगे। ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करके नानी अम्मा के कमरे से स्टैंडर्ड लेके आएँ, तो उनके कदमों में बैठ के पढ़ा करें। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये यूट्यूब पे मैं करवा दूंगा, इसीलिए मैं शुरू में करवा रहा हूँ। पहले 8-10 मिनट जो भी होंगे लेक्चर के, ये यूट्यूब पे अपलोड करवा दिए जाएंगे, तो इधर अटेंटिवली देखते रहें। ऑब्वियसली जो लोग बैठे हुए हैं उनको ज़रा फास्ट चलना पड़ेगा मेरे साथ, जो यूट्यूब पे घर जाके करेंगे वो आराम से भी कर लेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर एक अपेंडिक्स होती है, एक अपेंडिक्स लोगों को होती है, एक स्टैंडर्ड में होती है। स्टैंडर्ड में अपेंडिक्स एंड पे होती है, लोगों को जिंदगी में हो जाती है। जब स्टैंडर्ड पुराने आते थे, जिसे हम कहते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस वक्त डेफिनेशंस होती थी शुरू के पैरा में, जैसे कि IAS 38 और 41 में हमने देखा था। अब जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड आ रहे हैं IFRS के नाम से। IFRS के नाम से जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं उनमें डेफिनेशंस एंड पे होती हैं। जो डेफिनेशंस एंड पे होती हैं इनको कहा जाता है अपेंडिक्स। अब इसमें अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज और इंसेप्शन, ये दोनों हमने पढ़ी थी अलग अलग, तो यू कैन हाईलाइट कमेंसमेंट डेट। यार ये पेज स्टैंडर्ड जब IFRS 16 पार्ट A1 में आप ढूंढेंगे ना, तो IFRS 16 जहां खत्म हो रहा होगा वहां पर जाकर आपको ये अपेंडिक्स मिलेगा। उसके बाद भी कुछ पैराज होंगे, इसके बाद भी कुछ पैराज होंगे, वो अजीब से हैं, उनको आपने इग्नोर करने हैं। B1 B2, हम तो A1 किस्म के लोग हैं, तो B1 टाइप आपने इग्नोर करने हैं। अपेंडिक्स से अपेंडिक्स A में आकर वी आर सपोज टू हाईलाइट सम डेफिनेशंस। कमेंसमेंट डेट हमने क्लास में पढ़ी थी। फाइनेंस लीज वो होती है जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दे। इसको रिवीजन भी समझें जरा, जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दे, इसीलिए ऐसे किताबों से निकाल देते हैं। छोटी छोटी रिवीजन भी करवा रहा हूं मैं, बातें इनको बता दें, क्लास के बाद कर लीजिएगा मेहरबानी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज सम ऑफ LP प्लस UGRV, ऐसा ही है। इंसेप्शन डेट आपको पता है अर्लियर ऑफ के चक्कर होता था। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की मिसालें नहीं दी हुई यहां। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज जो ना होती अगर लीज, एक्सेप्ट डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की फाइनेंस लीज, क्योंकि वो जीरो ITC रिकॉर्ड होती है, वो सेलिंग एक्सपेंस में डालते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज, ये भी एक डेफिनेशन है, मेरा नहीं ख्याल आपसे पूछेगा, ये भी एक डेफिनेशन है, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज पेमेंट्स। ये हमने क्लास में भी नहीं शायद डेफिनेशन कभी डिस्कस की। LP कई दफा थ्योरी के एतबार से शायद डिस्कस ना हुई हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स में डिस्कस हुई है। लीज पेमेंट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड पेमेंट्स, हम तो इसे रेंटल कहते थे। मेरे ख्याल से अगर आप पेंसिल से छोटा सा रेंटल लिख लेंगे शायद एग्जामिनर पनिश ना करे। लेड पेंसिल से, ओ रेड बॉल पॉइंट से लिख रहे हैं, तो इसे आप शायद हल्का फुल्का सा पेंसिल से लिख लें तो शायद चलेगा, वैसे अलाउड नहीं है वैसे। अच्छा, बहरहाल ये सफा किसने खोलना है आपका? लेस एनी लीज इंसेंटिव, ये क्रॉस कर दें, ये आपके स्कोप पे नहीं। वेरिएबल लीज पेमेंट, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में हमने। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन, पेमेंट ऑफ पेनल्टीज, ये सारी चीजें हम कहां डालते हैं? LP में। फॉर लेसी, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, हाईलाइट करें, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, जो GRV आपने गारंटी की हुई है। फॉर लेसर की GRV क्या होनी है भाईजान? याद रखिएगा, LP में सिर्फ GRV आनी है।
एलपी में लेसर की जीआरबी आपको पता है, बड़ी लंबी बात है। फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वारंटी गिवन बाय लेसर टू लेसी, अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी और अ थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू। ये कौन सी अपने पार्टीज बताई थी? थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, सप्लायर ऑफ मशीन और इंश्योरेंस कंपनी। डेट इज फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन। इसको छोड़ें, डेट इज फाइनेंशियली कैपेबल, बस इतना भी काफी है। लेसी कौन सी जीआरबी लेता है? एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल। और लेसर कौन सी जीआरबी लेता है? लेसी वाली, थर्ड पार्टी वाली, लेसी के एसोसिएट वाली और थर्ड पार्टी वाली। ये मैं आपको ना अब इधर देखना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। कल आपसे एक और भी वादा किया गया था कि आपको जो है वो समरीज दिखाई जाएंगी, तो वो वादा भी आज पूरा करने का टाइम आ गया है। वो वादा भी अब हम पूरा कर लेते हैं। ये भी पेज आपको बांटे जाएंगे। ये हमने क्लास में लेसी की डिस्कशन की थी एक दफा। लेसी ने गारंटी किया एग्रीमेंट में 9, लेकिन उसका ख्याल है कि एसेट एंड पे 4 का होगा, तो कितने देने पड़ेंगे? लेसी ने एग्रीमेंट में गारंटी की है 9, लेकिन लेसी ने सोचा है कि रेजिडुअल एंड पे बहुत ज्यादा होगी। लेसी ने वादा किया कि मैं 9 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वादा करता हूं, और लेसी का ख्याल है कि माशाल्लाह एसेट अच्छी कंडीशन में रहेगा, मैं एसेट ही महंगा वापस कराऊंगा, तो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। और तीसरा सिनेरियो हमने पढ़ा था, लेसी ने गारंटी की है 9 की, एस्टीमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो मैंने कहा था फिर मजबूरन वही 9 को यहां लिख लें, जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 9। इसको स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, किस नाम से? स्टैंडर्ड ने इसको किस नाम से लिखा हुआ है लीज पेमेंट्स में? बोले बोले बोले। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड। ये स्टैंडर्ड आपके पास घर में है, और ये जो नोट्स में दिखा रहा हूं ये आपको भी बांट देता हूं। ऑनलाइन वालों ने प्रिंटर माशाल्लाह ले लिए हुए हैं, ये वहां से प्रिंट आउट निकाल लेंगे इनका। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, लेसर की डिस्कशन। लेसर के बारे में हमने ये डिस्कशन की थी, आपको फिगर्स इंशाल्लाह याद होंगी कि लेसर 9 बजे लेसर हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग गारंटीज फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टीज। लेसर ने 9 बजे लेसी से कहा था मुझे 6 की गारंटी कर दो एग्रीमेंट में, और लेसी के जानने वाले से 1 रुपए की गारंटी कराई थी, और मशीन के सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी से 1 रुपए की गारंटी कराई थी। ये तीनों को जमा करके एग्रीमेंट वाली गारंटीज कितनी, प्लीज अटेंशन, इन तीनों को जमा करके एग्रीमेंट वाली गारंटीज कितनी होगी? 8। 9:30 वाला क्लॉक मैंने नया ऐड किया। 9:30 बजे लेसर अपने जानने वाले के पास गया, और लेसर के जानने वाले ने, फिगर आपको याद होगी, लेसर के जानने वाले ने 1.5 की गारंटी की। स्टेप 3, ये तीनों भी एग्रीमेंट वाली हैं और ये भी एग्रीमेंट वाली है। अब लेसर सोचेगा कि एसेट बाजार में कितने का बिक सकता है, ये एसेट एंड पे आएगा वो कितने का होगा। 10 बजे लेसर ने सोचा कि एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 12। अब 12 में से कितने की गारंटीज अनरिलेटेड लोगों ने कर दी हैं? 9:30 वाली की बात नहीं करा, 8 अनरिलेटेड लोगों ने कर दी हैं। जो 8 अनरिलेटेड लोगों ने कर दी हैं, तो 12 - 8 4 में टेंशन नहीं लेनी, 4 इंक्लूड्स 1.5, 4 में ये 1.5 पड़े, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये किसकी डिस्कशन थी हमारी? लेसर की डिस्कशन थी जी। नहीं, एंड पे मिलेगा, क्या मिलेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एट स्टार्ट ऑफ लीज जो सोचे हैं और जो एग्रीमेंट में, वो हमारे सिलेबस में है। क्या, कहां पर? 8। लेसर जो एस्टिमेट करे वो कितनी?
8, 8 माइनस 8 फिर 0 हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, क्या कर सकते हैं? ओके चलें, सॉरी जी, हम तो स्टैंडर्ड के पैरास हाईलाइट कर रहे थे। लीज टर्म एक डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में, शेर खान को इधर बुला के कुर्सी पे बिठा के और घुमा के, लीज टर्म एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है? अच्छा, इसके बाद इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, इसको बस हाईलाइट कर लें, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे डेफिनेशन पूछी या कुछ हुआ तो ये देख लें, लेकिन ये डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया जी लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ये जी मोटी मोटी डेफिनेशंस थी। एक ऐसी डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म लीज की, अगले सफे पे डेफिनेशन है, वो अगर आपने हाईलाइट करनी है। अब इन चीज़ों की क्या हाईलाइट करनी है, अननोन इंटरेस्ट इनकम क्या होती है और GI/NI का डिफरेंस, बस ये छोड़े। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब हम स्टैंडर्ड के पैरास की तरफ आने लगे हैं। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3। लेसी ने ROU में क्या क्या डालना है, एक ये चीज पड़ी थी, एक लेसी के डिस्क्लोजर और एक लेसर के डिस्क्लोजर। पैरा नंबर 23, अब ये अपेंडिक्स से पीछे है। पैरा नंबर 23, एट कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मेजर ROU एट कॉस्ट, लेसी कॉस्ट पे मेजर करेगा। द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शैल कंप्राइज PV ऑफ LP, याद आ रहा है? लीज पेमेंट्स मेड बिफोर कमेंसमेंट, जिसे हमने रिश्वत काटा, लेस इंसेंटिव्स, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी और एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग की कॉस्ट का। ये चीजें ROU की कॉस्ट के अंदर डालनी है। इसके अलावा अगर इंस्टॉलेशन आ जाए तो MCQs की डिस्कशन अगर आपने ले ली है तो उसमें भी वो इंस्टॉलेशन भी आपने एसेट के कॉस्ट में डाल देनी है। MCQs की डिस्कशन इस लेक्चर से ऊपर अपलोड हो गई है ऑनलाइन वालों। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू ही होती है। अच्छा, इसके बाद लेसी के डिस्क्लोजर, लेसी के डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन मेरा नहीं ख्याल आपको हाईलाइट करने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन में याद है मैंने कहा था ROU को अलग लाइन में भी शो किया जा सकता है और PPE के अंदर डाल के भी शो किया जा सकता है। वो सारी चीजें थी प्रेजेंटेशन वाली। अगर आपने किताब से देख के कभी दिल चाहा यहां हाईलाइट करने को, वो फिर आप कर लीजिएगा, वरना छोड़ने पड़े। प्रेजेंटेशन जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में टेस्ट में कौन सा डिस्काउंट रेट लेंगे, एक टेस्ट की डिस्कशन इंशाल्लाह कल कर लेंगे। अच्छा जी, टेस्ट का सॉल्यूशन कितने लोगों ने देख लिया? वेल डन, अपलोड हो गया हुआ। कितने लोगों के पहले सवाल में 90% मार्क्स आ जाएंगे? 90% मार्क्स। ये लेटेस्ट टाइम का सवाल था, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, वो GRV की अंग्रेजी बस अजीब तरीके से लिखी हुई थी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल फारग सवाल था। तो GRV या UGRV अगर किसी ने गलत ले लिया है तो आधा नंबर लेसी में कट जाएगा, आधा नंबर लेसर में। तो 17 में से 16 नंबर इंशाल्लाह पूरी क्लास के आ जाएंगे। उसके अलावा उस सवाल में कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, डिस्क्लोजर कितने लोगों को पढ़ते ही बड़ा आसान सवाल महसूस हुआ कि ये क्या सवाल दे दिया? चलें, गुड। डिस्क्लोजर लेसी, लेसी के डिस्क्लोजर, ये लेसी के डिस्क्लोजर थे पैरा 53 में। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट, ये सारे डिस्क्लोजर हैं लेसी के। ये जिन्होंने कल MCQs की डिस्कशन अटेंड की थी तो MCQs में ये शायद यूज होंगे कभी। लेसी के डिस्क्लोजर हो गए। और एक और पैरा भी हाईलाइट कर लें, 55, ये भी क्लास में पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पैरा हो गए, 53 और 55। अब जी लेसर के डिस्क्लोजर से पहले फाइनेंस और ऑपरेटिंग के इंडिकेटर्स। फाइनेंस लीज के प्राइमरी इंडिकेटर्स कितने हैं? 5। सेकेंडरी इंडिकेटर लास्ट क्लास में पढ़े थे 3। तो ये 2 पैराज हैं, पैरा 63, ये 5 सवाल हैं। ये तो मेरे ख्याल से याद हो गए हैं, इसमें अब क्या क्या हाईलाइट करना। ये सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं लीज के, ये देख लें, पैरा 64। अब आज के नोट्स में मैं क्या करूंगा, ये पैरा नंबर्स भी डाल दूंगा, जब आज के नोट्स अपलोड करूंगा पैरा नंबर भी डाल दूंगा, ताकि किताब के शुरू में अगर पैरा नंबर कुछ और हैं, शुरू में भी एक सफ़ा दिया हुआ है किताब के, कोई डिफरेंस है तो यहां से आपको पता चल जाए। और आखिरी चीज जी, लेसर के डिस्क्लोजर, पता नहीं कहाँ है लेसर के डिस्क्लोजर। ये जी, इसमें सिर्फ इतना सा हाईलाइट कर लें, जो मैंने काटा है पेंसिल से काट दें। पैरा 90, सेलिंग प्रॉफिट किसको आता है? मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर को। इंटरेस्ट इनकम शो करनी होती है
और वेरिएबल लीज पेमेंट्स याद है, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, इसमें ये मैंने कहा था काट, ये काट दें, वेरिएबल लीज पेमेंट्स। हमने कहा था कि अगर कोई प्लांट जो है वो लीज के ऊपर दे दिया तो उससे जितना रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें देना, तो डेट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल लीज पेमेंट्स। ऑपरेटिंग लीज में आपने रेंटल इनकम शो करनी है, बाकी आगे काट दें। और ये 2 डिस्क्लोजर और थे, शायद आपको याद हो, नेचर ऑफ लेसर एक्टिविटीज, लेसर क्या क्या लीज पे दे रहा है और इसने अपना रिस्क कैसे कवर किया हुआ है अगर लेसी पैसे लेके भाग जाए। एक छोटा सा काम मैं और कर दूंगा, ये जहां पैरा नंबर्स लिख रहा हूं आप आज के नोट्स में, तो अपनी किताब का सफा नंबर भी वहां लिख दूंगा। पीछे अब यही कसर रह जाएगी कि आपके घर में आके आपको पैरा नंबर हाईलाइट कर दूं, पीछे इसके बाद यही कसर रह जाएगी और कोई कसर नहीं रह जाएगी। क्या कोई डेटर, बैड डेट का रिस्क कैसे कवर किया हुआ है। अब जितने मैं डिस्क्लोजर खोलूंगा तुझे तो सारे याद आने हैं, जरा रिवाइज कराएं, वो वाला प्रोग्राम नहीं रखा हुआ, रोजाना का रोजाना पढ़ना है। और इंशाल्लाह सवाल आपसे 80-90% हो रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जी डिस्क्लोजर क्या क्या स्टैंडर्ड में हो गया, एक तो डेफिनेशंस हो गई, लेसी के डिस्क्लोजर हो गए, लेसर के डिस्क्लोजर हो गए, साथ साथ बातें हो गई, और थोड़ा सा जो है आरओयू की कॉस्ट में क्या क्या चीजें डालनी है, और फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर। ये चीजें ऐसी हैं जो पेपर में हम क्या खोल के देख सकते हैं, स्टैंडर्ड खोल के देख सकते हैं। बहरहाल जिन हजरात ने लेट ज्वाइन की है शायद उनको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हों। अभी ये नोट्स इंशाल्लाह आपको बांट दिए जाएंगे, अब इनके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा ज्यादा कि समरीज में क्या क्या अभी बना है हमारे पास। एक तो वो मशहूर ज़माना डिस्काउंट रेट है हमारे, लेसी ने कौन सा यूज़ करना है, सिंपल लेसर ने कौन सा यूज़ करना है, और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर ने कौन सा यूज़ करना है। नोट्स में सिंपल लेसर का मतलब भी लिख दिया गया, बैंक और लीजिंग कंपनी, एक एक लफ्ज़ बड़ा सोच के एहतियात से लिखा गया। ये सफ़ा भी आपको आज मिल जाएगा। मिसिंग फिगर्स, ये आपको पता है सारा, मिसिंग फिगर निकलती हैं फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ लेसर का फॉर्मूला यूज होता है। इसमें गोली आपने यूज करनी है इम्प्लिसिट रेट वाली, और लेसी, सिंपल लेसर या मैन्युफैक्चर, जो मर्जी सवाल हो सब पे यही वाली गोली चलानी है, लेकिन आईडीसी 0 लेनी है किस केस में, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के केस में। और इस वर्किंग का हमने नाम रखा था वर्किंग 0। ये सारे सफ़े अपलोड भी हो गए हैं वेबसाइट के ऊपर, कितने लोगों ने देख लिए हैं, अभी 10 मिनट पहले मैंने अपलोड किए थे जी, एक स्टूडेंट ने देख लिए हैं। उसके बाद हमारा एक और समरी बनेगी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की, वो लेसी वाली है, नॉर्मल लीज आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो आईडीसी एक्सपेंसेस में जानी है। आगे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया गया। उसके बाद सिंपल लेसर है, उसमें फाइनेंस लीज भी है, और इसमें हमने फाइनेंस लीज में क्वेश्चन 23 किया था पेज 3 पर, और ऑपरेटिंग लीज में हमने क्वेश्चन 12 किया था पेज 79 पर। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में फाइनेंस लीज भी है, ऑपरेटिंग लीज भी है। फाइनेंस लीज आपकी जाती है सेलिंग एक्सपेंस में आईडीसी, और ये वाली आईडीसी जो है सेम है सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज। तो और इसके बाद ये जीआरवी की डिस्कशन है और यूजीआरवी की डिस्कशन है। चलें जी, इट्स ओवर। अब आप हजरात तशरीफ ले आए IAS 12 की जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसकी तरफ। IAS 12 इधर कहाँ नजर आ रहा है IAS 12? अच्छा भाई, कल वाला सवाल हमने रिवाइज करना है। IAS 12 में जो हमारा चैलेंज है पहला, इंशाल्लाह हम 20 मिनट 25 मिनट कल वाला सवाल ही रिवाइज करेंगे। IAS 12 में हमारा पहला चैलेंज ये है कि यूजर परेशान होते थे, पिछली क्लास की बातें कर रहा हूं, कि पहले साल का प्रॉफिट भी 100 आया और अगले साल का प्रॉफिट भी 100 आया। पहले साल में आपने टैक्स बुक किया 28.2 और दूसरे साल में आपने टैक्स बुक किया 31.8। यूजर्स ये सारी चीजें देखकर परेशान हो जाते थे और कहते थे अब क्या करें, प्रॉफिट कुछ हो रहा है, टैक्स कुछ हो रहा है। इट वॉज अ प्रॉब्लम एंड इट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड रिजल्ट्स।
डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हमने एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट से हेल्प ली। वो हेल्प लेने का लॉजिकल तरीका बताया था, लेकिन उस तरीके को छोड़कर एक नए तरीके की तरफ हम मूव कर गए थे, जिसकी अब मैं रिवीजन करवाने लगा हूं। वो ये है कि आप अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट और टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट, जिसे टैक्स बेस कहते हैं, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर कर कर आपने इनका डिफरेंस लेना है। चलें जी, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ऊपर गुजर गए। भैया पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। ये टीए भाई भी बैठे हुए थे, सुबह मैं पहुंच गया था, कल संडे था ना, हाँ कुछ 8:15 8:30 तक मैं कॉलेज पहुंच गया था। और फिर हम बैठे रहे और उसके बाद जो है वो तकरीबन कोई 2:30 बजे के करीब 2:45 बेगम का फ़ोन आया कि बस ये तशरीफ़ ले आए आप। तो फिर मैं गया घर, तो उसमें कल हमने बहुत से काम किए। अब मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप कहें यार ये क्या बात हुई। कल हमने एक तो ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है आई कैप की, इसका हमने सोल्यूशन बनाया। ये आंसर 1 2 3 4 5 तो ये थ्योरी वाला आई कैप का ही सोल्यूशन था। 7 ये कंसोलिडेशन का भी, तो ये सारा भी हमने तो बैठ के फिर बनाया आपस में टीएस के साथ। फिर ये समरीज भी बनाई, तो लेकिन फिर भी टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो सका, वरना प्लान में मेरे कुछ ज़्यादा चीज़ें थी इससे। तो बहरहाल 7-8 घंटे कल हमने बैठ के काम किया होगा, बट स्टिल नदामत के आंसू भी हम जाते हुए बहा रहे थे कि 20-25 मिनट इन्होंने नाश्ते पे ज़ाया करा दिए थे। तो मैं नाश्ते के इरादे से आया नहीं था, लेकिन ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे, फिर वो मज़े का भी था। अच्छा 1 बजे रसमलाई भी, आप थे इधर, ही इस तरह की बातें ना तय करो सारी। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा काफिला क्यों लुटा, यानी तूने क्यों टाइम ज़ाया किया। और ये सरकार 10:30 बजे कॉलेज पहुंचे थे पढ़ने के लिए। वो कहाँ हमने नोट किया था डेफर टैक्स का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस? इधर किया था। हाँ तो इधर कहाँ की थी? क्वेश्चन के सामने नहीं हुई भी। दोबारा कर लेते हैं। अच्छा ये कल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हमने एक वर्किंग कल खोली थी, डेट वाज वर्किंग नंबर 4। हमने एक काम करना होता है, हमने एज ऑन की एक वर्किंग करनी है। एज ऑन 31/12/15, एज ऑन 31/12/15, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको बतानी है। अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट, टैक्स वालों की 12, इनका डिफरेंस 6। इस डिफरेंस का मैंने नाम रखा था टैक्सेबल टेम्परेरी। ये इनको इधर मुतवज्जे कर दें, इधर देख लें, शुक्रिया। अब इसका नाम हमने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों रखा था, इस पे 5 मिनट बहस होनी है। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बहस है, दिमाग पूरी तरह से मुतवज्जे होना चाहिए। इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों रखा था? मुझे ये बताएं, व्हाट डज द वर्ड कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस मीन्स? इसका क्या मतलब है? एक एसेट आपने 100 रुपए का लिया, 10 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, 90 रुपए इस कैरिंग अमाउंट।
व्हाट इज 90? फ्यूचर डेप्रिसिएशन। हम आज के बाद इससे बात किया करेंगे। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? ये फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है। फ्यूचर में ये 90 10 रुपए फिर डेप्रिशिएट होगा, फिर 90 10 रुपए डेप्रिशिएट होगा। कैन आई से द कैरिंग अमाउंट इज फ्यूचर की डेप्रिसिएशन? वेल डन। द वर्ड कैरिंग अमाउंट और द वर्ड टैक्स बेस, जो मर्जी लफ्ज हो, टैक्स बेस टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट को कहते हैं। वर्ड कैरिंग वैल्यू हो या टैक्स बेस हो, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर की डेप्रिसिएशन। मुझे यह बताएं 31/12/15 को खड़े होके आपको क्या नजर आ रहा है? अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? भैया इधर उधर ना देखना, यही तो बात है आज समझने वाली। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 18। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 12। फ्यूचर की करंट टैक्स वर्किंग जहन में लाएं। फ्यूचर की करंट टैक्स वर्किंग, फ्यूचर की, फ्यूचर में 16 में 17 में 18 में सारे सालों में मिला के, हमारे साल में तो लकीली वैसे अगले साल ही फुली डेप्रिशिएट हो गया था, लेकिन ज्यादा साल भी तो हो सकते हैं। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? फ्यूचर में टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? जब फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 16 17 18 की 18 होगी और फ्यूचर की डेप्रिसिएशन 12 होगी, तो फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल एक्सीड द फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन। फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल एक्सीड द फ्यूचर की अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन आसमानों पे पहुंच जाएगी 18 से, और फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी। जब फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड वाली फिगर 18 होगी और लेस वाली फिगर 12 होगी। चाती माराते हैं फ्यूचर को। लकीली फ्यूचर हमारे सामने है, लकीली फ्यूचर हमारे सामने है। फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी और फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन, इस वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली ये फिगर बड़ी है ना, ये फ्यूचर में ऐड होनी है करंट टैक्स में, और ये फ्यूचर में, इस वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट, वेट करो वेट करो वेट करो भाई, अभी तो बात चल रही है। आवाज नहीं आ रही सही आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही सही, यार इस इशू को रिजॉल्व करें। पॉज कर दो आप। चलो जी, अगर मैं 31/12/15 पे खड़ा हूं तो फ्यूचर में मुझे क्या नजर आ रहा है? अकाउंटिंग वाले कितना डिप्रिशिएट करेंगे? और अगर मैं 31/12/15 पे खड़ा हूं तो फ्यूचर में टैक्स वाले कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 12। फ्यूचर की बोंगी मारी, टैक्सेबल प्रॉफिट बोलना था। फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी बनिस्बत फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन से बाय 6। फ्यूचर में 18 डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंटिंग वालों का उल्टाना पड़ेगा जो वो रिकॉर्ड करेंगे, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। इस वजह से फ्यूचर में, लकीली फ्यूचर हमारे सामने है, आप लोगों का फ्यूचर हमारे सामने नहीं है, ये वाला फ्यूचर हमारे सामने है। फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से ये फिगर बढ़ गई। जब टैक्स, उधर जाके देखें, जब टैक्सेबल प्रॉफिट 6 से बढ़ गए तो क्या देना पड़ा? क्या मैं इस 6 के डिफरेंस को लॉजिक की बेस पर वर्किंग 4 में देख के कह सकता हूं दिस
6 is taxable in future. This 6 is taxable in, घूरी मारे 18 और 12 को, फ्यूचर सोचें, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाने की वजह से ऐड होगी टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन बाय, अच्छा आवाज नहीं आ रही इस क्लास में, हाँ जी क्या करूं, इस शेप में डालूं जी, माइक मैंने इस शेप में डाल लिया है। अब जरा आप आवाज आ रही है, हुजैफा आवाज आ रही है, बड़ी आवाज आ रही है, जिगर आवाज आ रही है, बबलू आवाज आ रही है, बबलू ने भी हाथ खड़ा कर दिया। माइक इस शेप में आइंदा के बाद इसे डाल लिया करेंगे, माइक चिक के रखें। अब उर्दू में ना, अच्छा ऐसा करो, आवाज उधर कोई नहीं आ रही थी, मसला नहीं, उर्दू में ही आप सारी बातें लिख लें, क्योंकि ये आज बेस है स्टैंडर्ड की पूरे, इस लॉजिक को आपने याद रखना है। ये टैक्सेबल क्यों है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा डिडक्टेबल, वो फिर मैं आपको कभी बताऊंगा, आप तैयार होके आएंगे तो। ये टैक्सेबल है, लिखें, वर्किंग फोर कल वाली खोलें, स्टार डाल के लिखें। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 18 डेप्रिशिएट करेंगे, स्पीड में, मादरी जबान है, स्पीड में जल्दी लिखें। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 18 डेप्रिशिएट करेंगे और टैक्स वाले 12। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 18 डेप्रिशिएट करेंगे और टैक्स वाले 12। फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से थोड़ी देर रुक जाए, कोई जल्दी नहीं। फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। आसान बात लिखो, फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, बढ़ने से बढ़ना लिखना आसान है ना, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने लगा हूं, इसलिए अगली लाइन पे आए, डिफरेंस को टैक्सेबल इन फ्यूचर कहेंगे, इसलिए डिफरेंस को टैक्सेबल इन फ्यूचर कहेंगे। और उस पर टैक्स को डीटीएल कहेंगे, और उस पर टैक्स को, टैक्स कितना था 30%, और उस पर टैक्स को डीटीएल कहेंगे। डीटीएल का मतलब कल बताया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज आपको एक चीज बताने लगा हूं, टीटीडी के बेटे का नाम है डीटीएल। टीटीडी के बेटे का नाम है, जिसे थोड़े दिनों में हम कह दिया करेंगे डीटीएल वल्द टीटीडी, ताकि बरादरी पता चल जाए। डीटीएल वल्द टीटीडी, टीटीडी से निकला डीटीएल, तो टीटीडी विल प्रोड्यूस। फ्यूचर में अगर टैक्स ज्यादा देना है तो आज क्या फील करें, लायबल फील करें। भाई टाइम नहीं रह गया, आप हजरात दोनों तशरीफ ले आए, जल्दी आए, एक सेकंड में आए, आए आए आए। ये दो हजरात हैं हमारी क्लास के अंदर, तकरीबन इस क्रो में कहीं बैठे होते थे और ऐसे ना पूरी क्लास में बस सादगी से देख रहे होते थे जो व्हाइट बोर्ड पे हो रहा है। मैं इनकी अटेंशन को अप्रिशिएट करूंगा, जितनी अटेंशन से इन्होंने जो है वो क्लासें अटेंड की हैं। आपका भी फर्स्ट टाइम में R2 पास हो गया, आपका भी फर्स्ट टाइम में R2 पास हो गया। हाथ खड़ा करके जरा
आप अपना इलाका बता दें। बारह चनार। पारा चनार, बक्कर, माशाल्लाह, बक्कर और पारा चनार से आके इन्होंने पहले अटेम्प्ट में FR2 पास किया है। आखिरी दिनों के अंदर लीज, IS 12 कंसोलिडेशन, तीनों में से किस पे ज़्यादा टाइम लगाया? तीनों पे। कितने दिन? तकरीबन। पहली दफ़ा रिवीजन कितने दिनों में ख़त्म की? सर क्लास में ये सारे कवर कर ली थी। क्लास में सारी चीज़ें कवर कर ली थी। हाँ, ये 3। पहली दफ़ा आपने रिवीजन कितने दिनों में ख़त्म की? महीना लगा के। महीने में से कितने दिन आपने इसको दिए? मैं तो छोड़ा ही 4-5 को था। यस सर। सर आखिरी हफ्ते में हम दोनों ने कंबाइन की। नहीं, पहली दफ़ा आपने FR2 कितने दिनों में ख़त्म की? आखिरी महीने में। सर आखिरी साथ साथ की थी और लास्ट में 10 दिन हमने डिस्कशन की थी, बस वही काफी। 10 दिन लास्ट में डिस्कशन कर ली। 10 दिन यानी कि 10 दिन में इस तरह नहीं किया पहले 4 दिन ख़त्म कर लें, फिर 2 दिन लगा के ख़त्म कर लें, फिर कटी रिवीजन की थी। ठीक है, इनको जाते हुए क्या नसीहत करते हैं? क्लास का मैंने सिर्फ क्लास वर्क ही किया था बस। सिर्फ क्लास वर्क ही किया था, होमवर्क थोड़ा थोड़ा बहुत रिस्की है। सर वो क्लास में जो करते थे ना उसको दोबारा मैं कर देता था। क्लास वाले को दोबारा करते थे। होमवर्क कभी कभी किया। तो पेपर में जब सवाल आए तो एकदम कोई डर भी जाते हैं कि ये चीज़ आ गई। लेसी में GR भी आई हुई थी, बच्चे परेशान हो गए, क्या करें? पेपर आता था पर टाइम इतना नहीं था कि सारा। तो कितने सवाल छोड़ के आए? तकरीबन 10-15 नंबर। 10-15 नंबर का छोड़ दिया। कौन सा वाला? आता था अभी तैयार नहीं करते। IFRS 15, हाँ छोड़ा होगा तूने। और कौन सा छोड़ना है? IFRS 15 ही छोड़ते हैं सारे। IFRS 15 छोड़ दिया था 9 नंबर का। लेकिन वो आता था सर। आता था, आसान था, लेकिन छोड़ दिया था। आपने छोड़ा कौन सा था? सवाल छोड़ा कौन सा? दरमियान में से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो छोड़ी हैं मैंने, कोई हर सवाल की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट छोड़ी है, पूरा सवाल कोई नहीं छोड़ा। तो आपने 85 का अटेम्प्ट किया। चले माशाल्लाह। अब आप मुझे बता दें कि ये जो बैलेंस निकलेगा, खामोश भाई, ये जो बैलेंस निकलेगा इसका हम क्या नाम रखेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/15। 31/12/15 पर मैं, जरा आपकी रो बातें कर रही है, 31/12/15 पर मैं 6 का टैक्स देने पे लाइबल फील कर रहा हूं या 6 पर टैक्स देने पे लाइबल फील कर रहा हूं? 6 पर 1.8 देने पे फील कर रहा हूं। इस 1.8 को आपने एज ऑन बनाना है। इस 1.8 को आपने एज ऑन बनाना है। $1.8 और ब्रॉड डाउन 0 लेने, क्योंकि पिछले साल एसेट ही नहीं थे हमारे पास। अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। इसकी जर्नल एंट्री आपने बोलने की कोशिश करनी है। खर्चा डेबिट लायबिलिटी खर्चा खर्चा। अच्छा, अब ये भी लकीली डेबिट निकल आया। बोले CE डेबिट, CE डेबिट और CL क्रेडिट, यानी खर्चा डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 1.8 से। तीनों खर्चे मैंने आपके सामने शो कर दिए। यार कान में मेरे भी बता दो कुछ। और सही हो गया, कान में किसी ने कुछ नहीं बताया। चलो जाओ। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं कैरी डाउन को बनाऊंगा अगले साल का ब्रॉड डाउन। अब मैं एक वर्किंग करूंगा इधर जाके। यू आर नॉट सपोज टू गिव ताउ टू मुस्टैशेस, अदरवाइज आई विल गिव ताउ टू यू, and that Tao Mao Pao will be Chinese thing for you. जब बाप ही नहीं तो फिर बेटा ही नहीं। नो बाप नो बेटा। इट इज इंप्लाइड। अच्छा, 31/12/16 को
अब हम कोई लाइबल शाइबल फील कर रहे हैं? नहीं। अगला काम हमने ये सीखा था, इसको कैरी डाउन बना लें। तो ये अकाउंट ना BD-CD से चलता है। ये अकाउंट ऐसे नहीं चलता कि खर्चा पहले निकाल लें बाद में कुछ। अब अनलकीली फिगर इधर आ रही है बैलेंसिंग। अब एंट्री जरा आपने ना बचपन में जो सीखी थी बतानी है, क्या बनेगी? लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस कम। एक्सपेंस क्रेडिट तो नहीं होता, एक्सपेंस डेबिट टाइप चीज है, एक्सपेंस डेबिट टाइप चीज है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट के साथ कम भी बोला जा सकता है ना। तो लायबिलिटी कम और खर्चा कम, यानी खर्चा उल्टाना है। एंट्री वन पॉइंट। अब देखें कैसी खूबसूरत मैचिंग होगी। इधर खर्चा पड़ा हुआ था 28, उसमें आ गया 2 तो 30 हो गया पूरा। इधर खर्चा पड़ा हुआ था ज्यादा, ये खर्चा टी खर्चा 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 उल्टी, ये खर्चा उलट गया। अब इसके साथ यहां आपने साइन कौन सा लगाना है? नेगेटिव। पहले मैं साइन कुछ और लगाया करता था जो रिपीट कर रहे हैं लोग, अब हम इस तरह लगाया करेंगे। अच्छा जी, बोलें जी। 30 ओवरऑल अब लेस का साइन लगा दें। 70। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बनता है उसमें CT-DT अलग नजर नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ 30 और 30 नजर आ रहा होगा, ये फिर नीचे जाके नजर आ रहा होगा। हाँ जी। अच्छा भाई, अब एक चीज रह गई है इसकी, वो है आज हमने इसका नोट बनाना है। पहला सफ़ा आपने खाली छोड़ा हुआ था, उसमें हमने P&L भी बना लिया था। पहले सफ़े के ऊपर हमने जो है वो जनरल एंट्रीज भी कर ली। अगर पहला या दूसरे सफ़े पे कोई जगह है तो इसका नोट बना लें। भाई नोट बनाना, ये वाला बनाना है। वो तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस देंगे ना, वो तो बनाने ही बनाने हैं, उनके बगैर वो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कहां से आएंगी? वर्किंग फॉर में वहीं से तो आई है। कंपनी एक्स नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 16, इसमें 15 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। खामोश रहे यार। नोट का नाम टैक्स एक्सपेंस, नोट नंबर 12 टैक्स एक्सपेंस, ये नोट का नाम हो गया। लीज नहीं नोट का नाम, पीपी नोट का नाम नहीं। मोबाइल वाले भाई 3rd रो, वाइट कपड़े, हाइब्रिड क्लास। अब हम जो है टैक्स एक्सपेंस में क्या किया जाएगा? टैक्स एक्सपेंस का लफ्ज दोबारा लिख के इसमें जाएंगे दो चीजें, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। जो मैंने P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, यही 4 फिगर्स वहां लेके जाने लगा हूं बस। लेकिन आप लोग ऐसा करें, जहां से मैं देखने को कहूंगा वहां से देखें। खर्चा बोलें, खर्चा खर्चा बोलें। मेरी फिगर्स की सोर्स देखें गौर से। TE डेबिट, TL क्रेडिट। खर्चा खर्चा TE डेबिट। अब टी काउंट से देखना है, ये दो चीजें हुआ करेंगी नोट बनाने के लिए, एक करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स का टी काउंट। यहां से ये फिगर्स आप ले जाएंगे। खर्चा डेबिट लायबिलिटी, तो खर्चे में खर्चा जमा कर दें।
अब एक जगह खर्चा लाइबिलिटी कम, खर्चा बढ़ नहीं रहा, खर्चा कम 1.8। अब ना इसका आप टोटल कर दिया करेंगे 30। ये नोट था, इसमें इसको आपने कह देना है 12.1, इसको क्या कह देना है 12.1, यानी टैक्स एक्सपेंस को 12.1। अब जी 12.2 रिकॉन्सिलिएशन। बबलू आपने बुलाने हैं प्रॉफिट, बबल जाग जा, आपने बुलाने हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नोट में मैं बहुत ध्यान कर रहा हूं, बिल्कुल एब्रीवेशन यूज नहीं, वैसे तो कहीं भी ना करें एब्रीवेशन यूज, नोट में तो मैं बहुत ज्यादा मोहतात होकर चल रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट इस साल का कितना था, इस साल का बोले इसे सीट बेल्ट पहना देनी है, इसे सीट बेल्ट पहना देनी है। बोले वो नोट ही क्या जिसमें टैक्स रेट ना आए, टैक्स रेट डालें, टैक्स रेट, ये डाल देना अगली लाइन, टैक्स रेट। अब आपने एक बंदा बुलाना है घर में, बंदे आओ, ये आपने छुपा देना है, ये आपने छुपा देना है, बंदे को ये कहना है ये छुपा देना है आपने। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, अभी ना पकड़े, कैलकुलेटर पकड़ के घर में लगाना है 100 पे 30%, 100 पे। अभी तो सवाल आसान है ना, जाहिर सी बात है, कल आपको कुछ 619 पे 30% लगाना पड़ा होगा, तो भी ऐसे ना कहो मैं 100 पे लगाऊं। 100 पे क्या लगाना है, बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, ये आपने कैसे करना है कैलकुलेटर पर, 100 पे 30% लगाना है। पेपर में ना लिखा है कैलकुलेटर बरकत के लिए, 100 पे 30% कितना आया 30, 100 पे 30% 30। आपने बंदे को नहीं हटाना, क्योंकि पेपर में रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करती, फिर भी बंदे पास हुए होते हैं, ये आए थे अभी दोनों, तो पेपर में लोग सवाल छोड़ के पेपर पास कर रहे हैं। आपने बंदे को नहीं हटाना, क्योंकि बंदे को हटाया रिकॉन्सिलिएशन पेपर में मैच नहीं करनी, टेंशन हो जाएगी, फिर अगला सवाल भी नहीं होना, तो बंदा उधर ही रहेगा। चलें जी, नोट कर लें, नोट कर लें, बड़ी इस्तेदाद है इसमें, ये पूरी रात भी खड़ा रह सकता है इधर, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, आप अपना नोट करें। चले आप चाती मार लें, चाती, चा, पहला साल मैच, दूसरा साल एक वर्किंग हमारी कल थी जिसमें टी अकाउंट बनाए थे, वो बचपन वाले, फिर करंट टैक्स की वर्किंग, फिर ये अकाउंट नहीं आप बना सकेंगे, ये एक मिनट फिर बाद में नोट, ये अकाउंट नहीं आप बना सकेंगे, आप एक वर्किंग करेंगे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स वाली, उस वर्किंग से एज ऑन निकालेंगे, यहां डालेंगे, फिर इनसे जनरल एंट्रीज निकालेंगे। जनरल एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है एक और ऐड होगी, वरना IAS 12 में यही जनरल एंट्रीज हैं बस, और कोई जनरल एंट्रीज नहीं है। ये जनरल एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज को P&L का फेस आज के बाद हम नहीं बनाया करेंगे, वो बस नोट ही ज्यादा मांग रहा है। नोट में रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या चीजें आया करेंगी, हमारे साल का प्रॉफिट अकाउंटिंग वालों का, और उस पर टैक्स रेट, असल में ना ऑब्जेक्टिव समझे रिकॉन्सिलिएशन का। अब 100 पे 30 लगा के हम चेक कर रहे हैं कि जो टैक्स हमारा आना चाहिए था क्या वही यूजर को हमने शो किया हुआ है, तो ये लगा के चेक कर रहे हैं हम।
जरा आप हाफ स्लीव्स को फुल स्लीव्स बनाओ, बंद करो। बटन है कफ का? मैं तो तब ऊपर करता हूं जब बटन टूटा हो, वरना नॉर्मली मैं बंद ही रखता हूं। हैं दोनों बटन है, दूसरा भी चेक करो। सेकंड लास्ट रो में ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, मरहबा। इधर उधर देख रहा है खुद ब्लैक एंड व्हाइट पहन के। ये हमेशा मैच करेगा, ये हमेशा मैच करेगा। सर का, सर का, सर का। सीए इंटर के अंदर कुछ मैच नहीं किया था 2 साल के अंदर, ना कोई बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ना कोई और, ना पीए, ना बैलेंस शीट को, कोई कुछ मैच नहीं किया था। पास हो गए थे सारे पेपर। मैच करने के क्या है? सीए फाइनल में थे, दो सवाल थे, दोनों मैच हुए थे, दोनों बैलेंस शीट थे, लेकिन 2 पेपर रह भी गए थे। पूरा दिन तो कुछ नहीं कहा अब्बू ने, शाम को अब्बू ने कहा कि वैसे हो जाते तो फिर दिल पे ले गए हम, फिर दिन रात एक करना पड़ा। अच्छा, अकाउंटिंग थी, कंपनी लॉ था, बिजनेस मैनेजमेंट था, चौथा कौन सा था? आईटी। अकाउंटिंग और कंपनी लॉ पास हो गया था, बिजनेस मैनेजमेंट आईटी रह गया था। अच्छा, हाँ जी, क्या चीज? अगर जो चौपा माड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवालों को खोलने दो, सब समझ आ जाएगा, अभी इतनी जल्दी ना करो। अगला सवाल जी, आज हमने छोटी सी सवाली करनी है बस बरकत के लिए। क्वेश्चन 4 पेज 303 जी। दूसरे साल हम भाई कैश को क्रेडिट करने वाली एंट्री में कर नहीं रहा, वो आप लोग करनी हुई तो कर लीजिएगा, आई कैप तो कभी नहीं करता। इस 15 के पेएबल को पे कराना होता है, इस 16 के पेएबल को पे कराना होता है, इसकी एंट्री की कोई जरूरत नहीं है कैश की। हाँ जी, वो कैश की फॉर्म में पे नहीं होगा। मैंने कल आपको बताया था कि डेफर टैक्स कैश की फॉर्म में पे नहीं होता, बल्कि असल में हम इतना लाइबल फील कर रहे थे, ये लाइबिलिटी असल में किसी तरह इसमें एडजस्ट होकर यहां से कैश पे हो जाता है। ये देखना, ये 1/8 समझ लें यहां शिफ्ट हो गया और वो इस तरीके से पे हो गया यहां से पहले साल, और अगले साल 31.8, टोटल 60 पे कर दिया। हाँ जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक। असल में सारी बहस का मकसद समझे, पहले साल 100 कमाया है तो टैक्स भी 30 निकाला, अगले साल 100 कमाया है टैक्स भी 30। खामोश जी, बोलें बोलें जल्दी बोलें। हाँ जी, क्या? एसी के विंग्स ऊपर करने हैं भाई। सब कुछ होगा यार, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, सब कुछ होगा। एक्रूअल्स भाई इधर आए, एसी के विंग्स, पेज नंबर वही यार 303। और इनकम्स रिसीवेबल और अनअर्न। ये जो चिट्टी लाल पकड़ाना, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिट्टी लाल कहती है कि एक्रूअल अकाउंटिंग में 4 चीजें हैं। खर्चा अगर पे नहीं किया, बिजली इस्तेमाल कर ली,
बिल नहीं दिया, इट इज कॉल्ड एज पेएबल, और वापडा वाले कहेंगे इट इज रिसीवेबल। अगर मैंने अगले साल का गैस का बिल, गैस के बिलों पे ना कुछ अर्सा पहले लिखा हुआ आता था, अब तो मैंने नहीं देखा काफी अरसे से, गैस के बिलों पे कुछ अर्सा पहले लिखा हुआ था कि अगले साल का बिल भी जमा करवा दें, हम आपको इतना डिस्काउंट दे देते हैं, एडवांस में बिल जमा करा दें। किसने ये पढ़ा हुआ है गैस के बिलों के ऊपर? ठीक है, तो गैस के बिलों पे ये लिखा हुआ आता था कि अगले साल का गैस का बिल भी जमा करा दें। नहीं लिखा हो तो मान जाए, चले इधर देखें आप, हर एक से कंफर्म करना जरूरी नहीं होता। तो अब गैस के बिल पे जब लिखा होता है कि अगले साल का बिल भी जमा करा दें, तो फिर गैस का बिल क्या होता था? आप जल्दी अगर जमा करा दें तो प्रीपेड, और गैस वालों के लिए वो पैसे तो आ जाते थे लेकिन उन्होंने कमाए नहीं होते थे, इसलिए वो से क्या कहते थे? अनअर्न्ड। तो ये चार चीजें चलती हैं चिट्टी लाल की दुनिया में। चिट्टी लाल की दुनिया में चार चीजें चलती हैं। क्लियर? नोट कर लें। इसके बिल मुकाबिले कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। इसके बिल मुकाबिले कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में दीज फोर अकाउंट्स, ये जो चार अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं, दीज फोर अकाउंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये चार अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। कैश अकाउंटिंग में ये चार अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। कैश अकाउंटिंग में ये चार अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, लाल पकड़ाना, चिट्ठी लाल पकड़ाना। अकाउंटिंग वाले हमेशा कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? एक्रूअल। इस तरह आपने घर में पकड़ के, अकाउंटिंग वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? एक्रूअल। और फिर अपने जिस्म से माल ज्यादा होगी, चलें। अकाउंटिंग वाले हमेशा कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? एक्रूअल। टैक्स वाले चपेड़ मारनी है, दिल चाहे तो एक्रूअल, दिल करे तो, बस ये मन की मर्जी है, मन के मौजी हैं। सवाल बताया करेगा, सवाल बताया करेगा। जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है उन्होंने बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था कि एक्रूअल अकाउंटिंग भी यूज होती है, कैश भी। लेकिन अभी टैक्स की बातें असल में मैं करती इसलिए नहीं रहा कि आई कैप एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने टैक्स का पेपर पढ़ा हो कैफ 5 के लिए, इसलिए नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं। तो बता दें जी, ये जो दुनिया वाले हैं टैक्स वाले पाकिस्तान में, इनकी मर्जी है, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, तो इनकी मर्जी है। बट दे आर वेरी क्लियर कि वी आर नॉट सपोज टू वॉक एनीवेयर। हम हमेशा के लिए एक्रूअल अकाउंटिंग के साथ हैं। सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस गाय एंड यू शुड बी वेरी अटेंटिव इन दिस क्लास। आई एम टॉकिंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने? आईएफआरएस वाले हमेशा एक्रूअल यूज करेंगे, टैक्स वालों की मर्जी है कैश या एक्रूअल। आईएफआरएस वाले हमेशा एक्रूअल यूज करेंगे, टैक्स वालों की मर्जी है कैश या एक्रूअल। कुतुब तो इधर उधर की ना बात कर। कुतुब ने नया दोस्त बना लिया है और अक्सान ने भी नया दोस्त बना लिया है। पुराना दोस्त पिछले आखिरी रो में अकेला बैठा हुआ है। यार ये वक्त यही दिखाता है। हाइब्रिड में भी फर्स्ट रो में बातें होंगी। चलो अच्छा हो गया। दो 2021 की जनरल एंट्री बताएं और 2022 की जनरल एंट्री आईएफआरएस के मुताबिक।
सरकार पेज नंबर ना पूछो खुदा के लिए, क्या नाश्ते में खा के आते हैं। इन 2021 a company started its business. At the end of 21 कंपनी ने अंदाजा लगाया है कि मैं 20,000 रुपये दूंगी अपने आउटगोइंग एम्प्लॉयज को। अच्छा, ये ना इसे कहते हैं ग्रेचुटी, कि जाने वाले एम्प्लॉयज को ना हमने ग्रेचुटी देनी है। कंपनी ने अंदाजा लगाया मैं जाने वाले एम्प्लॉयज को दूंगी 20,000। अकाउंटिंग वाले इस 20,000 को पता है क्यों 2021 में रिकॉर्ड करने देंगे? अकाउंटिंग वाले कहते हैं उन्हें तुमने क्यों देना है 20,000 रिटायरमेंट के वक्त? तो जवाब इसका यह मिलता है कि उन्होंने सर्विसेज इस साल दी हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग की नजर में कि जिस साल सर्विस दे उस साल खर्चा बुक करो। तो जिस एम्प्लॉय ने 2021 में हमारे पास काम किया हम उसे अप्रिशिएट करेंगे और हम उसे अप्रिशिएट करके ये कहेंगे कि आपका 20,000 रुपया बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, आपका 20,000 रुपया बनता है, जब कभी आप रिटायर होंगे फिर हम आपको देंगे। तो जरा सोच के बताएं 21 में अंदाजा लगाने की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। 2022 में वो 20,000 एक्चुअली पे करना पड़ गया जाने वाले को क्योंकि वो छोड़ के चले गए। पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब मैं टी काउंट नहीं बना रहा, कल मैंने पीपी का टी काउंट बनाया था, तो कल की तरह की वर्किंग जहन में लाएं, इस जगह में करने लगा हूं। इस जगह मैंने क्या किया था किसी को याद हो? इस जगह मैंने ऊपर अकाउंट बनाया था किनका? अकाउंटिंग वालों का, और नीचे टैक्स वालों का। अभी फिलहाल मैं अकाउंटिंग वालों की नजर में एंट्रीज करने लगा हूं। वर्किंग नंबर 1, डेट सफा छोड़ दें, अब तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया। P&L बनाना होगा और नोट बनाना होगा, जर्नल एंट्रीज करनी होंगी, और क्या होगा? बस कुछ भी नहीं होगा, एक डेट सफा भी काफी है। वर्किंग 1, IFRS के मुताबिक मुझे जर्नल एंट्रीज बता दें। 2021 एक कंपनी ने अंदाजा लगाया है 2021 में कि 20,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे आउटगोइंग एम्प्लॉयज को क्योंकि उन्होंने सर्विस इस साल दी है। एक्सपेंस डेबिट और ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, इसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी भी कहते हैं। मैं ग्रेचुटी पेएबल लिख रहा हूं। अगले साल छोड़ के जाने वाला हमें छोड़ के चला गया, हम रोए। इन 2022 20,000 वॉज एक्चुअली पेड टू जाने वाले एम्प्लॉयज। 20,000 जाने वाले एम्प्लॉयज को दे दिया गया। क्या पेएबल किताबों में एग्जिस्ट करना चाहिए या खत्म हो जाए? आज के बाद क्लास में एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात कोई आया करेगी तो हम लफ्ज बोला करेंगे 14 तबक रोशन करके अपनी बात सुने। तो अभी हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे, नॉर्मल सी बातें हैं। खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगले साल पेएबल डेबिट। आज सिर्फ एक दफा 14 तबक रोशन करने पड़े थे जब फ्यूचर में 18,000 और 12,000 की डिस्कशन हो रही थी। जी मुझे लगता है चिट्टी लाल ने 21 में खर्चा बुक किया, 22 में नहीं बुक किया। खर्चा P&L में चिट्टी लाल वालों ने P&L को छेड़ा है किस साल जाके? 21 में। और चिट्टी लाल वालों ने 2022 में P&L को नहीं छेड़ा। अगले साल जब वो पे कर रहा था तो ऑलरेडी किताबों में पेएबल खड़ा हुआ था, पेएबल को खत्म कर दिया। तो व्हाट आई फील इज व्हाट यू फील एंड व्हाट यू फील इज व्हाट आई फील, कि खर्चा किस साल बुक हुआ है और P&L अकाउंटिंग वालों ने किस साल हिट किया है? 21 में। बहुत बड़ी बात, 21 में P&L हिट हुआ है। नीचे मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने 2 सालों का ग्रेचुटी पेएबल का अकाउंट बनाना है। अकाउंटिंग वालों की नजर में मैंने ग्रेचुटी पेएबल का अकाउंट बनाना है, लेकिन वो मुझे अभी जरूरत नहीं है। वो मैं अकाउंट उस वक्त बनाऊंगा जब मेरा दिल चाहा। तो ग्रेचुटी पेएबल का अकाउंट मैंने बनाना है IFRS वालों की नजर में, सिर्फ आप बरकत के लिए। अच्छा, अब
कल की क्लास में एक अगली वर्किंग हुई थी, वर्किंग 2, टैक्स वालों की नजर में, टी अकाउंट नहीं, जर्नल एंट्री। टैक्स वालों की नजर में जर्नल एंट्री, टैक्स वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में जर्नल एंट्रीज। उसके लिए देखना पड़ेगा, कल अकाउंट बनाया था पीपी टैक्स वालों की नजर में, उसके लिए देखना पड़ेगा कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। इसमें देखते हैं जाते हैं। इसके लिए आपने चलना शुरू कर देना है घर में। पर्दा हटाना है। Under the tax laws, under the tax laws, gratuity is allowed as kharcha on payment. Gratuity is allowed as kharcha on या on rendering of service. ये लोग खर्चा तब बुक करेंगे जब पे हो, खर्चा तब बुक करेंगे जब लिखें इट इज कैश अकाउंटिंग। ये कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया हमें टैक्स वालों ने? कैश अकाउंटिंग। इस दुनिया में पेएबल एग्जिस्ट करते हैं कैश अकाउंटिंग में? कैश अकाउंटिंग में पेएबल्स एग्जिस्ट करते हैं? नो। एंट्री सोचें, एंट्री टैक्स वालों की नजर में, मैं इधर खुली करके नोट हो जाएगी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। एंट्री सोचें टैक्स वालों की नजर में। पे कब होगा? 22 में। पे कब होगा? 22 में। Is it so? Is it so? It is allowed as kharcha when paid. थले It is allowed as खर्चा when paid. अब तुम्हें अच्छा लगे? अब it is allowed as खर्चा when incurred. अब तुम्हें लागे क्या लागे? अच्छा लागे। अब ये फिक्रा बोलें, it is allowed as खर्चा when paid। और अगर मैं ये कर देता तो फिर ये क्या बनना था? पेएबल अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और फिर इधर खर्चा भी बुक नहीं होना था। तो मजबूरन ना अकाउंटिंग वालों को बाहर में जाएं, टैक्स वाले ये एंट्री करेंगे। और मेरे ख्याल से यही तो कैश अकाउंटिंग है। कैश अकाउंटिंग ने तो चीजों को तबाह किया हुआ है, लेकिन टैक्स वाले कर रहे हैं कैश अकाउंटिंग। हम क्या करें अब? अच्छा, वैसे ये इख्तलाफ परमानेंट नेचर का या आर्जी नेचर का है? अकाउंटिंग वालों ने 21 में खर्चे में डाल दिया था और टैक्स वालों ने 22 में खर्चे में डाल दिया। ऐसे करें कंधे, 22 में खर्चे में डाल दिया था, ज्यादा हो गया। अच्छा, उसने कोई कॉन्सेप्ट समझ आना, साथ वाले का कंधा पकड़ लेता है। कोई रेस निकलती है उसमें से? जी भाईजान, 2021 में अंडा बोलें। जल्दी करें नोट। हाँ, दूसरा पार्ट बना दें, शुरू करें।